नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी कवस्थ जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड के लिए जिसका भी 23 सितंबर को एग्जाम है उसके लिए एक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं जो बिल्कुल आपके एग्जाम पेपर की तरह है। तो इसे पूरा कंप्लीट करके जाइएगा आप सभी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पेपर में आपका आएगा और जिसका आगे एग्जाम होने वाला है वो भी इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर आपसे जरूर कर दीजिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। देखिए, अगर बिहार की क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार का क्षेत्रफल है, यानी कि ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या कितना है, तो लगभग 10.4 करोड़ की अप्रॉक्स में जनसंख्या है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, यहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में बिहार में निवास करता है। तो याद रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। देखिए, अगर जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए ना, तो बिहार भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अच्छा, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है भारत में। तो याद रखिएगा बिहार का कितना बताएं, 1106 कंठस याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, याद रखिएगा आप सभी। देखिए, श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, तो आप भी क्या कह सकते हैं, तो याद रखिएगा जयराम दौलत राम। जयराम दौलत राम जो है ये बिहार के पहले राज्यपाल थे। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके पेपर में, तो ध्यान देंगे आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। देखिए, अगर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए ना, तो ये आपका बिहार में स्थित है, याद रखिएगा। अच्छा, कुछ हम आपको राष्ट्रीय उद्यान बताते हैं, इसको याद रखिएगा। अगर मध्य प्रदेश में बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में आपका एक कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, इसके अलावा एक पेंच, याद रखिएगा आप सभी। इसके अलावा याद रखिएगा आप सभी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो याद रखिएगा आप सभी ये भी आपका मध्य प्रदेश में। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन आपके पेपर में बना है तो आगे पूछा जा सकता है। अच्छा, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो पहला याद रखिएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका राजस्थान में है, याद रखिएगा। इसके अलावा राजस्थान में याद रखिएगा आप सभी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये क्वेश्चन आपके पेपर में ऑलरेडी पूछा गया है, तो ये प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, राजस्थान में है। इसके अलावा आप सभी याद रखिएगा सरिस्का अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य भी राजस्थान में है। और घना पक्षी विहार भी आपका कहाँ पे है, तो ये भी आपका राजस्थान में है। तो राजस्थान से इतना फैक्ट को जरूर याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, झारखंड में कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान है, तो ध्यान दीजिएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, झारखंड में है। बात समझे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी आपको रणथंभौर के बारे में बताइएगा आप सभी कि ये किस प्रदेश में है और किसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए, क्वेश्चन 4 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तुम सभी नीचे कमेंट करके आंसर बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा राजस्थान में तो स्थित है, पर ये बाघ और शेर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर राजस्थान काला हिरन भी दिया गया है, जो गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, राजस्थान बाघ और शेर के लिए प्रसिद्ध हैं। चीज़ें क्लियर हैं, याद रहेगा आप सभी को। देखिए, सभी एक बार सेशन को जरूर लाइक कर लीजिएगा। नीचे में देखिएगा आपको अंगूठा का बटन दिखाई देगा, उसे लाइक कर लीजिएगा। देखिए, आप सभी क्लास करते हैं, क्लास को लाइक नहीं करते हैं, लाइक जरूर कर दिया कीजिए। देखिए, अपने तरफ से हम 100% एफर्ट लगा के सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं ताकि आपका तैयारी बेहतर हो। तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। और जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन 5 पर ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संसद में कितने सांसद बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिंपल भाषा में ये समझिए कि बिहार में लोकसभा सीट जो है ये कितना है, तो लोकसभा सीट 40 है बिहार में, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार में राज्यसभा सीटें कितना है, तो आपसे क्या बता सकते हैं, चलिए कमेंट कीजिएगा फटाफट आप सभी। तो बिहार में राज्यसभा सीट कितना है, 16 बिहार में राज्यसभा सीट है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार में विधानसभा सीट कितना है, देखिए, अगर विधानसभा सीट की बात किया जाए तो कुल विधानसभा सीट यहाँ पर 243 है। विधानसभा सीट कितना है, 243 है। और विधान परिषद सीट कितना है, तो ये याद रखिएगा आप सभी।
देखिए विधान परिषद सीट यहाँ पर 75 है, क्योंकि बिहार में द्विसदनीय विधानसभा, याद रखिएगा आप सभी, यहाँ पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं। तो विधानसभा में सीट कितना था 243 और विधान परिषद में 75 था। अच्छा, लोकसभा में 40 था, राज्यसभा में 16 सीट था। तो इतना सा फैक्ट जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर होगा राम मनोहर लोहिया ने लिखी है, याद रखिएगा आपसे बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो देखिए मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करने का जो काम किया था ये आपका मीर कासिम ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आपसे किसने किया था? मीर कासिम ने। अगला प्रश्न है कि स्वदेश वाहिनी के संपादक थे, तो स्वदेश वाहिनी के संपादक थे रामकृष्ण पिल्ले। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। ये सभी प्रश्न डायरेक्ट आपके पेपर में आ सकता है, तो हर प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। तो कि इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पद प्रदर्शक बने? राइट आंसर होगा सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विक्रमशिला जो है ये कहाँ पे है? बिहार में, और बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नाम सुने होंगे, इसकी स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया गया था। अच्छा, ये जो गंगा डॉल्फिन आप सभी देख रहे हैं, इससे जलीय जीव कब घोषित किया गया था? राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में इसे घोषित किया गया था, याद रखिएगा आप सभी। और ये डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य 1972 के तहत इसे अधिसूचित किया गया था। तो इतना फैक्ट याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, यहीं से एक फैक्ट याद रखिएगा कि बेगूसराय में एक आपका कांवर ताल झील है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कांवर ताल झील जो है ये किस जिले में पड़ता है? तो बेगूसराय जिले में पड़ता है। अगला है बिहार के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं? तो लगभग जो है कि आपका 86% लोग जो है बिहार में कृषि पर निर्भर हैं। अगला है कि आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? चलिए क्वेश्चन 12 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो देखिए आदि ग्रंथ जो है गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था, तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। देखिए गुरु अर्जुन देव जो है ये सिखों के 5वें गुरु थे। अच्छा, अगर बात किया जाए सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव थे, याद रखिएगा। अच्छा, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, याद रखिएगा, जिसका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार पटना में हुआ था। तो इतना फैक्ट इसके बारे में याद रख सकते हैं। अगला है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? देखिए क्वेश्चन के साथ में जो एक्स्ट्रा चीजें बताते हैं उस पर बिल्कुल आपका पकड़ होना चाहिए, तभी प्रश्न को आप आराम से बना लीजिएगा। देखिए हो सकता है हूबहू क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, अन्यथा हो सकता है जो एक्स्ट्रा फैक्ट हम आपको दे रहे हैं वहां से भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो थोड़ा सा आपको गौर करके हर चीज को समझना है, बाकी बात चीजें आपका क्लियर होगा। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? राइट आंसर ऑप्शन में भी जगह 1835 के मैकाले के मिनट से भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी। अच्छा, आप हमको बताइएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था? कोई बता सकते हैं हमको? और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 ईस्वी में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में किया गया था। अगला है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो राइट आंसर होगा एड्रीन, याद रखिएगा आप सभी। एड्रीन जो है ये मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला एक रसायन पदार्थ है। चलिए क्वेश्चन 15 पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। तो कि कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हैदराबाद में है। देखिए हैदराबाद और सिकंदराबाद को हमसे जुड़वा शहर कहते हैं, और हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी है। और तेलंगाना को 2014 में आंध्र प्रदेश से विभाजित करके इसको एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 16 को थोड़ा सा ध्यान देके आपसे समझिएगा, क्वेश्चन ये पेपर में आ सकता है आपका, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी कि निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो यहाँ पर पौधों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक की बात किया गया है, तो ये मैग्नीज इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगर कोशिका भित्ति की बात किया जाए तो ये सिर्फ आपका पादप कोशिका में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में ये नहीं होता, याद रखिएगा आप सभी। जंतु कोशिका में सिर्फ कोशिका झिल्ली होता है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका
भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों होता है। देखिए कोशिका भित्ति जो होता है ये पादप कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है, इसके अलावा बाहरी आघात से भी रक्षा करता है। अगला है कौन सा कोशिका का अंग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो राइट आंसर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात किया जाए जिसे अंतःप्रद्रव्य जालिका कहा जाता है, ये दो प्रकार का होता है। ये आपका एक चिकनी होता है, एक खुरदरी होता है। जो चिकनी होता है उस पर राइबोसोम नहीं होता है, जो खुरदरी होता है उस पर राइबोसोम पाया जाता है। और राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना ही इसका मुख्य कार्य होता है। अच्छा, लाइसोसोम को हमसे क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि अगर कोशिका का कोई भी अंग कार्य नहीं करता है तो लाइसोसोम क्या करता है? एक एसिड उस पर छिड़क देता है जिससे वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, या पूरा अंग काम करना बंद कर देता है कोशिका का, तो वो फट जाता है और पूरा वो नष्ट हो जाता है। याद रखिएगा आप सभी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो ये कोशिका का पावर हाउस है जिससे हम सभी कहते हैं ऊर्जा गृह। एटीपी के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करके रखता है और वक्त पड़ने पर यह रिलीज कर लेता है। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक जलवायु उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती हैं? तो देखिए जो आपका नामदफा नेशनल पार्क है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नामदफा नेशनल पार्क, यहाँ का जो जलवायु है ये उष्णकटिबंधीय से आपका उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे आप सभी, यानी कि यहाँ पर जलवायु क्या है? बदलते रहता है। बात समझे। और ये कहाँ पर है? नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। नंदा देवी नेशनल पार्क जो है आपका उत्तराखंड में है। और नवेरा वैली नेशनल पार्क जो है ये आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। याद रखिएगा आप सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर, बुक्सा भी आपका पश्चिम बंगाल में है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो देखिए एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताता है। तो अगर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की दिशा की बात किया जाए तो ये आपका विद्युत चालक में बल की दिशा बताता है जब चालक विद्युतीय क्षेत्र में हो तब। याद रखिएगा आप सभी, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में हो तब याद रखिएगा आप सभी ये दिशा बताता है। तो ये किसका नियम था? तो याद रखिएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम था जो कि दिशा बताता था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके कारण प्रश्न गलती हो जाता है। पेपर में हड़बड़ में रहते हैं और प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ने के बाद प्रश्न गलती हो जाता है। तो सबसे पहले ऑप्शन पढ़िएगा, किसी चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये बिल्कुल सही कथन है कि किसी भी चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है। दूसरा है कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव का खोज का श्रेय ऑरेस्टेड को है। बिल्कुल विद्युतीय चुंबकीय प्रभाव की खोज का श्रेय ऑरेस्टेड को दिया गया है। ये बिल्कुल सही कथन है। तीसरा कथन है कि यदि कंपास की सुई चुंबक के निकट रखा जाए तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में ना रुककर किसी विशेष दिशा में व्यवस्थित होती है। ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो सत्य कथन नहीं हो जाएगा अब ऑप्शन नंबर डी कि किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। ये गलत है, क्योंकि यहीं पर बता दिया गया था ऑप्शन नंबर ए में कि किसी भी चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है, और ये कह रहा है कि नहीं होता है। तो यही आपका क्या है? गलत है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आराम से प्रश्न को समझ लीजिएगा। इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? देखिए प्रश्न बनाने के साथ में आपको प्रश्न को समझना भी जरूरी है और याद भी करना जरूरी है। तो यहाँ पर लोह युक्त खनिज की बात किया गया है। तो मैग्नीज जो है ये आपका लोह युक्त खनिज है, जबकि अब्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर ये आप सभी का अलोह युक्त खनिज है। याद रखिएगा अलोह युक्त खनिज है। लाइसोसोम क्या कार्य करता है? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है और ये अंतःकोशिकीय पाचन में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य राइबोसोम का था। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल होती है, तो ये आपका परागवय होती है। याद रखिएगा आप सभी, क्या होती है? परागवय होती है। अच्छा, कोशिका भित्ति आपको बताए थे कि ये किस में पाए जाते हैं? पादप कोशिका में पाए जाते हैं, और ये पादप को कह सकते हैं कि निश्चित आकार और आकृति प्रदान करता है। ये एक फैक्ट याद रखिएगा इसके बारे में। अगला है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। जो ट्रांसफार्मर आप भी देखते हैं ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है आपका ट्रांसफार्मर। अच्छा, ट्रांसफार्मर कहाँ पर लगाए जाते हैं? बिजली में उपयोग करते हैं हम सभी। याद रखिएगा आप सभी, किस में उपयोग करते हैं? बिजली में उपयोग करते हैं हम सभी। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है।
देखिए विद्युत मोटर जो है ये फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अच्छा, विद्युत मोटर की बात किया जाए तो ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है विद्युत मोटर, याद रखिएगा आप सभी। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। अगला है डायनमो के कार्य करने का सिद्धांत आधारित है। डायनमो के कार्य करने का सिद्धांत किस पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर ही आधारित है। ये भी आपका, तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। देखिए अगर डायनमो की बात किया जाए तो ये आपका क्या करता है, यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनमो। अच्छा, डायनमो कहाँ लगा रहता है, कभी शादी ब्याह में आप जनरेटर देखे हैं, वहाँ पर देखिएगा डायनमो लगा रहता है। तो सबसे पहले क्या करता है, डायनमो को जनरेटर की मदद से घुमाया जाता है, उसके बाद वहाँ से बिजली उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा, यानी कि करंट निकलता है। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे हमसे क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस यानी कि ऊर्जा गृह कहते हैं। ये एटीपी के रूप में जो है कि ऊर्जा को संग्रहित करके रखता है। देखिए जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, जबकि ईस्ट, कवक और हरे शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा को संग्रहित रखता है। तो इतना फैक्ट याद रखिएगा इसके बारे में आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने कहा था, तो राइट आंसर हो जाएगा हैक्सले ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इसकी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज पोर्टर ने किया था। किसने किया था, पोर्टर ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है, तो देखिए अगर वास्तविक केंद्र की बात किया जाए तो ये आपका जीवाणु में क्या होता है, अनुपस्थित होता है, जबकि हरे शैवाल, कवक और लाइकेन में ये सभी में आपका वास्तविक केंद्रक होता है। देखिए केंद्रक जो है इसे हम सभी क्या कहते हैं, इसे हम सभी कोशिका का दिमाग कहते हैं, याद रखिएगा। जैसे कि ये कोशिका है तो इसी के अंदर में केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस होता है जो पूरा नियंत्रण करने का कार्य करता है कोशिका को। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है, तो कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। आइए अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए अगर जयप्रकाश नारायण की बात किया जाए तो इसी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, याद रखिएगा आप सभी। और ये आपका कब दिया था, बिहार आंदोलन के दौरान दिया था, जो कि 1974 में आपका बिहार आंदोलन होता है पटना के गांधी मैदान में। तो इसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1999 में, जो कि सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया था। खाद्य श्रृंखला बनती है, तो खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक से। तो उत्पादक क्या हो जाएगा, जैसे पेड़ प्लांट है वो उत्पादक हो जाएगा। उपभोक्ता में होता है प्रथम, द्वितीय और तृतीय होता है। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो शाकाहारी होता है, दूसरा उपभोक्ता जो होता है वो मांसाहारी होता है, याद रखिएगा आप सभी। तो उत्पादक हो जाएगा, उसके बाद उपभोक्ता हो जाएगा, अपघटक हो जाएगा। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है, तो अभी बताएं कि किसी भी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो शाकाहारी होता है, याद रखिएगा। अच्छा, मानव जो है, कुछ मानव शाकाहारी भी होता है, कुछ मानव शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है, इसीलिए मानव को सर्वाहारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका है कहाँ पे है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड, जिसे हम सभी शॉर्ट में यूके कह देते हैं। कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को हम सभी हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1936 में किया गया था और सबसे पहले स्थापित होने वाला आपका राष्ट्रीय उद्यान था। बात समझे आप सभी, कहाँ पे आपका उत्तराखंड में है। चीजें क्लियर हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए कि हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कहाँ पे है, कर्नाटक राज्य में पड़ता है। प्लस में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी जो है वो आपका कहाँ पे है, कर्नाटक में है। देखिए बोरीबिली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। अगर दुधवा की बात किया जाए तो ये आपका यूपी उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, असम में है। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व जो है ये कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है नागा अर्जुन सागर सिलेम। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है।
अगला है कि मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है राइजोफोरा, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ज़्यादातर मैंग्रोव वनस्पति दिखेगा तो जो आपका पूर्वी भाग का जो आपसी समुद्री वाला क्षेत्र देखते हैं ना, यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती हैं, तो इसे लवणोद्भिद वनस्पति कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी, क्योंकि लवण ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है समुद्र के किनारे, इसीलिए लवणोद्भिद होगा। तो क्वेश्चन है कि कुंभकर्ण निद्रा सोने वाले को शवान निद्रा सोने वाला कहा गया है, इस कथन में शब्द शक्ति क्या होगा? तो शब्द शक्ति कितने हैं? 3 हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो देखिए इसमें व्यंजना शब्द या व्यंजनार्थक शब्द शक्ति होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए व्यंजनार्थक जो होता है इसमें क्या होता है, जब शब्द में प्रत्यक्ष अर्थ के साथ कोई भाव या संकेत छुपा होता है, क्या बताएं, कोई भाव या संकेत छुपा होता है, वहां पर आपका जो है कि व्यंजनार्थक शब्द शक्ति होता है। तो यहाँ पर जो शवान निद्रा की बात किया गया ना, तो कुंभकर्ण की निद्रा की तरह जो सोने वाला होता है उसी को शवान निद्रा कहा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यंजनार्थक शब्द शक्ति होगा, याद रखिएगा आप सभी, बात समझिए। अभिधा में क्या होता है पता है आप सभी को, अभिधा में शब्द का समान या प्रत्यक्ष अर्थ होता है। जैसे कह सकते हैं कि कमल, कमल का अर्थ क्या होता है, फूल होता है, आप सभी को पता है कि तुरंत जैसे बोले कमल, तो कमल आप सभी कह सकते हैं कमल एक फूल होता है। तो यहाँ पर आपको समान या प्रत्यक्ष अर्थ देखने के लिए मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरातन का विलोम शब्द होगा, तो पुरातन का हो जाएगा नवीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। पुरातन का अर्थ होता है बहुत पुराना और नवीन का अर्थ होता है नया। अगला है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? सबसे पहले वाक्य को पढ़िए कि वाक्य क्या कहना चाह रहे हैं, कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। या कहानी संग्रह जिसे मैंने लिखा है वह छप रहा है, ये बिल्कुल सही का आपका वाक्य हो जाएगा। अब पटना हरा भरा हो गया, ये भी सही है। मैं सोमवार को व्रत रखता हूँ, सही है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि गुरुजी यह तो सारा अन्याय है, ये आपका वाक्य अशुद्ध है, बाकी बाद सारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर जो गुरुजी आप सभी देख रहे हैं ये आपका एक संबोधन शब्द होता है गुरुजी, और यहाँ पर हम सभी जो प्रयोग करेंगे वह अल्प विराम का प्रयोग करेंगे, पहले याद रखिएगा आप सभी। तो गुरुजी के बाद अल्प विराम का प्रयोग होगा, तब जो है कि आगे वाला वाक्य आएगा। तो गुरुजी थोड़ा सा यहाँ पर रुकेंगे, उसके बाद यह तो सारा अन्याय है, तो यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, 45 नंबर, पहले प्रश्न को पढ़िएगा। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, इस पंक्ति में अलंकार है। तो यहाँ पर पढ़ते ही आपको एक शब्द देखने के लिए मिला होगा, मानो शब्द, और आपको बताएं कि मानो, जानो, जन हो, ये शब्द किस में देखने के लिए मिलता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में देखने के लिए मिलता है, जो कि पहचानने का एक तरीका आपको हम बताए थे। उद्योग शब्द हैं, देखिए उद्योग शब्द जो है ये आपका एक तत्सम शब्द है, याद रखिएगा। अच्छा, तत्सम शब्द क्या होता है, जो शब्द संस्कृत में था वही शब्द उठा के हम सभी हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, वह तत्सम होगा। और तद्भव क्या होता है, संस्कृत का बदला हुआ रूप होता है। दाल रोटी में कौन सा समास है, तो दाल रोटी में द्वंद्व समास हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। राम लक्ष्मण द्वंद्व समास है, सुख दुख द्वंद्व समास है। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो देखिए तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ध्यान देंगे आप सभी। जो आप सभी कारक चिन्ह देखते हैं ना, या कारक जो देखते हैं उसमें कितना है, 8 भेद होते हैं। तो 2 भेद छोड़ दीजिए और पूरा तत्पुरुष समास का ही उदाहरण होता है, बात समझे। और पूरा इसका उपयोग किया जाता है जो कारक का जो कारक चिन्ह होता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कृपया आप ही ये बताइए, ये वाक्य आपका बिल्कुल शुद्ध है, बाकी बात सारा वाक्य गलत है। अगला है कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उज्जारे करे बड़े अंधेरों हो, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार होगा। श्लेष अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द होता है, एक से अलग अर्थ उसका निकलता है। तो गति वहाँ देखिएगा तो 2 बार प्रयोग हुआ है। अगला है कि रस के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो देखिए रस के सिद्धांत के प्रवर्तक की बात किया जाए तो यह आपका भरत मुनि हो जाएगा। भरत मुनि के अनुसार जो था वह 8 रस था, याद रखिएगा आप सभी, यानी कि इसने 8 रसों की चर्चा किया था। और वहीं बात किया जाए कि अभिनव गुप्ता जो था इसने आपका 9 रस की चर्चा किया था, और एक लास्ट वाला रस जो बताया था शांत रस की चर्चा किया था।
शांत रस का चर्चा किसने किया था? अभिनव गुप्ता ने किया था। तो इतना फैक्ट जरूर याद रखिएगा। तो चलिए आज कितना ही, आज की सेशन में कुल 51 प्रश्न कंप्लीट करवाए हैं, जिसमें कि आपका जीके वाला पोर्शन यानी कि सामाजिक विज्ञान, उसके बाद साइंस और हिंदी का पोर्शन कंप्लीट करवाया गया।